आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर 3 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स के रिवीजन आप हमारे इंस्टाग्राम के रील्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो विदाउट कटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर 3 का नेम है दिल्ली के सुल्तान। चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली के साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में। नाम नोट कर लेना, दहलीवाल नामक सिक्के। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली, एक हुना, सीरी और जहांपना को पहचानिए। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कहाँ पर क्या है। नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। यहाँ पर दिया है दिल्ली के शासक। मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट पेज है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है राजपूत वंश, जिसमें है तोमर। तोमर का पहला शासक था अंगपाल और अंगपाल का टाइम पीरियड बता रखा है 1130 से 1145। नेक्स्ट है चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आता है और जिसका टाइम पीरियड होता है 1175 से 1192। फिर यहाँ पर प्रारंभिक तुर्की शासक दे रखे, पहले राजपूत वंशों का बताया, अब यहाँ पर तुर्की शासकों का बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक, टाइम पीरियड आप सारे देख लेना। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और फिर गयासुद्दीन बुलबुल। इसके बाद आता है खलजी वंश। खलजी वंश में आता है जलालुद्दीन खलजी और फिर आता है अलाउद्दीन खलजी। तुगलक वंश की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में सैयद वंश में रहता है खिज्र खान और लोदी वंश में रहता है बहलोल लोदी। इनके बारे में और भी शासक थे, ऐसा नहीं है कि ये प्रथम है या लास्ट है। और भी आप डिटेल में आगे चैप्टर और क्लास वाइज और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। इस पे दिया है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, यानी उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। यहाँ लिखा है, हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना हमें मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और जो शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। यहाँ आप देख सकते हैं इन चित्रों में कि किस तरह से लोग पांडुलिपि को तैयार कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पर दिया है, ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला देख लो। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, जैसा कि हमने आगे देखा। उस युग के इतिहासकार मिराज-ए-सिन्हाज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, यानी एक वह महिला थी परंतु अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, यानी वो एक लेडी थी और शासन करती थी, इसलिए उसके शासन से कोई प्रसन्न नहीं था। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब आगे यहाँ पर थोड़ा बहुत और लिखा है पर हम देख लेते हैं इसको। पहले इधर का जान लो। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, यानी अगर वो कुलीन वर्ग में पैदा हुए हैं तो उनका ये अधिकार है कि वो शासन करेंगे। लिंग भेद दिया है, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ पर दिया है रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, यानी उनके अंडर में होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा
की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यानी वो कहना चाहते थे कि इतना कर लिया, उसके बाद भी उसे क्या मिला। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। अब कैसे विपरीत था आप जान सकते हैं। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसे लिखवाकर एक पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, यानी उसने लोगों को मिसगाइड किया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उसका नाम दीदी से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। यानी आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि जो रजिया सुल्तान थी वो अदर रानियों से किस तरह से अलग थी। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये पेज आपके किसी काम का नहीं है, वही चीज़ बताऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपका जो बेस्ट बढ़ाएगी। नेक्स्ट पेज इसका ये भी इसी से रिलेटेड है और इसमें भी कुछ बात नहीं दी है, आपको ना तो समझ में आएगी। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, यहाँ पर आप इस मैप को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पेज पर ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान जो था उसको आप देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट पेज को टर्न करते हैं तो ये पेज आपका इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, ये जो आप डायग्राम देख सकते हैं ये एक मस्जिद की मीनार है, ठीक है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित था। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। अब यहाँ थोड़ा मस्जिद के बारे में दिया है। ये अरबी का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से एक अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मापदेश यानी जो खुतबा होते हैं वो भी देते हैं, यानी कि धर्म का उपदेश देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। बातें नोट कर लेना, अगर आप अदर धर्म से हो तो आपको दूसरे धर्म के बारे में भी जानना चाहिए। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, यानी मक्का की साइड की जो दिशा होती है वो किबला कहलाती है। ये है बेगमपुरी मस्जिद। ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहांपना को ढूंढिए, अगर ढूंढते हैं मानचित्र 1 कहाँ पर था, हमने कहाँ देखा था, ये वाले पेज पर। यहाँ पर जहांपना ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज टर्न करते, उसी पेज पर आते। यहाँ पर देखते हैं दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिद सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के साथ बोध को प्रबल कराना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। आप नोट करते जाना इनको, कौन सी मस्जिद किसने बनवाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनाई गई। ये पेज आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके आगे यहाँ पर मैं बस शॉर्ट में बता देती हूँ कि अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत आने वाला व्यक्ति था इब्न बतूता, और कब आया, 14वीं सदी में, ठीक है। और आधुनिक उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेकिस्तान, उसको ट्रांस ऑक्सियाना भी कहा जाता था पहले, ओके। और यहाँ पर दिया है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, दोनों में डिफरेंस दिया गया है, तो चाहे तो आप देख सकते हो, बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं आता है। इसके नेक्स्ट पेज पर बात करें तो ये देख लो, 15वीं से 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखो, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए, यानी स्वतंत्र शासक का आगमन हुआ। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। नोट करना, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे तो कुछ शक्तिशाली थे।
थे। उनका शासन बहुत ही कुशल था तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड दिया है, ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त कर दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया। नोट करते जाना, सूरवंश ने 15 साल शासन किया, लेकिन इनके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ दिया है 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहले प्रार्थना करने वाले, दूसरे युद्ध करने वाले और तीसरे खेती करने वाले। तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। नोट कर लेना, नाइट की उपाधि किसे दी गई? योद्धाओं को। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से उपेक्षा की जाती थी, यानी योद्धाओं से उपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश ये रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके, यानी अलग करके, उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम फलस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड कहा गया, यानी धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे। सो चैप्टर एंड हो चुका है। कई सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया। जो फर्स्ट में दिल्ली के सुल्तानत की जो तालिका दी गई थी उसको आप एक बार देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। बाकी हम जैसे जैसे क्लासों में बढ़ेंगे आगे इनके बारे में और डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। सो इन एनसीईआरटी नोट्स को आप रॉक्सेन 4311 टेलीग्राम यूजर नेम से बाय कर सकते हैं। साथ में और ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए इस पेज को, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो धन्यवाद। मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।